जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे साइंस सेंटर। आज हम आपके लेके आए साथियों एक विज्ञान का शानदार टॉपिक, मानव श्वसन तंत्र। हाँ साथियों, कोई सी भी कक्षा देख लीजिए आप, सभी कक्षा में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा कि मानव श्वसन तंत्र क्या होता है। और एग्जाम में इसका सीधा क्वेश्चन आता है साथियों, मानव श्वसन तंत्र को चित्र सहित समझाइए। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों ये टॉपिक, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। वैसे मैं आपको बता दूं साथियों, ये जो है यहाँ का ये टॉपिक जो मैंने लिखा है साथियों, ये सभी क्लास 10th RBSC चैप्टर 6 जैव प्रक्रम से लिया गया है। यानी क्लास 10th वालों के लिए तो ये विशेष तौर से है। अगर फिर भी आप कोई दूसरी कक्षा में है 6th 7th और आपका ये टॉपिक है मानव श्वसन तंत्र, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। और मैं आपको गारंटी देता हूँ साथियों, अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो कुछ % ही बच्चे होंगे जो इस टॉपिक को भूलेंगे या दोबारा पढ़ेंगे, वरना यहीं का यहीं याद हो जाएगा साथियों। जितना कठिन आपको ये लगता है मानव श्वसन तंत्र, ऑक्सीजन कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, सांस कैसे लेते हैं, किस किस माध्यम में सांस हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है, श्वास, तो ये सभी आपके क्लियर हो जाएंगे डाउट साथियों इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। आइए शुरू कर लेते हैं एक धमाकेदार साइंस का टॉपिक, मानव श्वसन तंत्र का ये वीडियो। हाँ साथियों, अब हम पढ़ लेते हैं मानव श्वसन तंत्र। तो मैंने बता दिया साथियों, क्लास 10 चैप्टर 6 जैव प्रक्रम से लिया गया है ये मानव श्वसन तंत्र। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझे साथियों, फिर हम समझेंगे कि मानव श्वसन तंत्र काम कैसे करता है। तो कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण, जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, श्वसन कहलाता है। साथियों थोड़ी सी विज्ञान की भाषा में थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है परिभाषा, लेकिन इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि कोशिकाएं साथियों, आपको पता है जो मानव शरीर है वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ है, यानी सेल्स से बना हुआ है। तो जो हमारी कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन होता है साथियों, O2, उसकी उपस्थिति में जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व आते हैं, खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण करते हैं साथियों। ऑक्सीकरण में जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है, और हम ऊर्जा मुक्त होती है साथियों, तो मानव शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। आपको पता है साथियों, हम ऑक्सीजन अंदर ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो ये परिभाषा अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। उसके बाद यही इसी डेफिनेशन का हिस्सा है साथियों कि ऊर्जा तो उत्पन्न हो गई, लेकिन ऊर्जा प्राप्त करने हेतु कोशिकाएं पोषक तत्व क्या होते हैं साथियों, खाद्य पदार्थ में होते हैं। आपने पढ़ा होगा विटामिन, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सभी क्या है, पोषक तत्व है साथियों। तो ऊर्जा प्राप्त करने हेतु कोशिकाएं पोषक तत्वों का ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण करती है। इस क्रिया में एटीपी, अब साथियों जो एटीपी है ये क्या है, ये ऊर्जा का मात्रक ये जो एटीपी है साथियों, ये क्या है, ये एक ऊर्जा का बहुत ही पावरफुल अणु है। इसे हम ऊर्जा का अणु मान सकते हैं। ठीक है साथियों, ऊर्जा का अणु होता है ये, एटीपी का निर्माण होता है तथा हानिकारक गैस CO2 उत्पन्न होती है। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है जो हम बाहर निकालते हैं। तो आप लिखना साथियों कि ऊर्जा प्राप्त करने हेतु कोशिकाएं पोषक तत्वों का ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण करती है। इस क्रिया में एटीपी का निर्माण होता है तथा हानिकारक गैस CO2 उत्पन्न होती है। ये आप एग्जाम में लिख सकते हैं साथियों। उसके बाद ये टॉपिक पढ़ने से पहले हम इसको चित्र को थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि ये सारा चित्र के बारे में बात करेगा इसमें। तो साथियों मानव श्वसन तंत्र है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साथियों ये नाम, क्योंकि हम जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वायु, वो इन सभी चरणों से होती हुई हमारे रुधिर में, यानी फर्स्ट क्या है, नासाद्वार। सबसे पहले हम अंदर जो वायु ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन, वो सबसे पहले किस में जाएगी, नासाद्वार चित्र में क्या होता है, हमारा नाक होता है साथियों, यहाँ पर प्रवेश करती है। उसके बाद नाक से होती हुई किस में जाएगी साथियों, ग्रसनी में जाएगी। ग्रसनी से ये होते हुए हमारे कंठ में जाएगी, कंठ ये होता है, और कंठ से होती हुई वायु किस में जाएगी साथियों, श्वास नली में जाएगी। ये श्वास नली, श्वसनी में बच्चे इसमें अधिकतर कंफ्यूज रहते हैं। श्वास नली क्या होती है साथियों, गौर से देखिए कि ये जो हिस्सा है ना, ये हमारी श्वास नली है। चित्र में देखिए श्वास नली में, फिर श्वास नली से ग्रसनी जाएगी। जहाँ ये जो हमारी श्वास नली है साथियों, ये दो भागों में डिवाइड हो रही है इस प्रकार। तो ये जो भाग है साथियों, ये भाग और ये भाग, ये जो दो पाइप से निकल गए, ये क्या है, ये श्वसनी होती है। ठीक है, श्वसनी में गई, फिर श्वसनी से होते हुए ये इधर की साइड आएगी, तो ये श्वसनिका में जाएगी साथियों। किस में जाएगी, श्वसनिका में। ये जो पाइप विभाजित हुआ यहाँ पे आके दो भागों में, ये तो हो गया श्वसनी। ठीक है, उसके बाद ये वाले पाइप भी आगे जाके इस प्रकार से घूम जाएंगे, इस प्रकार से अलग अलग भागों में घूम जाएंगे। जैसे ये देखो साथियों, ये इधर गया, ये इधर गया,
ये इधर, तो ये चीज क्या है, ये श्वसनिका है, यानी पार्श्व में टूटे जा रही है। पहले श्वास नली से श्वसनी बनी, श्वसनी से श्वसनिका, उसके बाद कूपिका। कूपिका क्या आती है साथियों, इसमें जो इस प्रकार की ये गोले टाइप जो संरचना दे रखी है, यहाँ पर आप चित्र में देखें, ये क्या है, ये हमारी कूपिका है साथियों। ठीक है, नो डाउट, ठीक है। अब कूपिका कोष क्या होता है साथियों, अगर मान लीजिए कोई कूपिका है, इसका हम इसे काट दें, यानी दो भागों में से देखें तो इस प्रकार से हमें ये दिखेगी। तो ये जो साथियों है, ये हमारी कूपिका कोष होती है साथियों। क्या होती है, कूपिका कोष। उसके बाद है रुधिर वाहिका। कूपिका कोष से वायु होती हुई किसमें जाएगी, रुधिर वाहिका, यानी हमारे जो रक्त के पाइप है साथियों, वाहिका है, उसमें जाएगी, फिर वहां से होती हुई ये रुधिर में मिल जाएगी और फिर शरीर के सभी भागों तक पहुंच जाएगी। और पहुंचने के बाद क्या काम करेगी साथियों, पहुंचने के बाद क्या करेगी, ऊर्जा प्राप्त करने हेतु कोशिकाएं क्या करेगी, ऑक्सीजन द्वारा पोषक तत्वों का ऑक्सीकरण करती है और इस क्रिया में एटीपी का निर्माण होता है और हानिकारक गैस CO2 उत्पन्न होती है। इस लॉजिक को आप समझ जाइए, नाम याद रखिए, स्क्रीनशॉट ले लेना लास्ट में और देख लेना साथियों कि इस प्रकार से वायु इन सभी चरणों से होती हुई रुधिर में पहुंचती है और रुधिर में पहुंचने के बाद क्या काम करती है, ऊर्जा मुक्त करती है, पोषक तत्वों को ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण करती है, एटीपी मुक्त होती है। एटीपी क्या है, ऊर्जा का अणु है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है और एक गैस निकलती है, उसका क्या नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि हम बाहर निकालते हैं, आपको पता ही है साथियों। ठीक है, अब जो चीज मैंने यहाँ पे बताई साथियों, सारी चीज मैंने यहाँ पर भी लिखी है। यहाँ देखे साथियों, मनुष्य में वायु शरीर के अंदर नासा द्वारा जाती है, नासा द्वारा जाती है, जो मैंने बताया सबसे पहले नासा द्वार या नाक के द्वारा। सांस तो नाक से ही लेते हैं ना साथियों, कुछ स्थितियों में मुंह से लेते हैं और अधिकतर सांस नाक से ही ली जाती है। ठीक है, तो द्वारा जाती है, नासा द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा निस्पंदित हो जाती है। आपको पता होगा हमारी नाक होता है साथियों, इसमें नासा द्वार में क्या होता है, छोटे छोटे बाल होते हैं जो क्या करते हैं, वायु को छानने का कार्य करते हैं, यानी वायु को एकदम फिल्टर कर देते हैं। इसे हमने क्या बोला, निस्पंदित हो जाती है वायु। ठीक है, महीन बाल होते हैं जो वायु को क्या करते हैं, निस्पंदित कर देती है। एग्जाम में इस तरीके से लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे साथियों। उसके बाद अगला है, इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है। श्लेष्मा साथियों, जो सिंपल और साधारण भाषा में कहूं तो जो हमारे नाक आती है साथियों, जो हमारे इस प्रकार से महीन बालों जैसा कचरा रूपी पदार्थ होता है नाक में, वो क्या होता है साथियों, वो श्लेष्मा होता है। क्या होता है, श्लेष्मा। और श्लेष्मा में ये सभी प्रकार के धूल कण मिट्टी विट्टी ये सभी उसमें चिपक के बाहर आ जाती है, अंदर नहीं जाती है साथियों। अंदर जाएगी तो हमारे फेफड़ों में इस प्रकार जम नहीं जाएगा कि साथियों, ये तो हमारा तो सिस्टम ही खराब हो जाएगा। इसलिए श्लेष्मा की परत होती है। भगवान ने मनुष्य को सभी प्रकार की सिक्योरिटी के साथ भेजा है साथियों, सभी प्रकार के। बालों में हमारी फिल्टर मशीन लगी हुई है, जिससे हमारे ये क्या होता है साथियों, फिल्टर कर देता है वायु को। देखिए, उसके बाद यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित होती है। फुफ्फुस क्या है साथियों, इस पूरे हिस्से को ही क्या बोला है, फुफ्फुस बोला है। ठीक है साथियों, कंफ्यूज नहीं, ये जो हिस्से हैं यही हमारी क्या है, फुफ्फुस है। तो यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित होती है, यानी कंठ से क्या है, श्वास नली श्वसनी ये सब क्या है, फुफ्फुस में ही आ रहे हैं साथियों, फुफ्फुस में प्रवाहित होती है। उपास्थि वलय भी साथियों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। उपास्थि वलय जो यहाँ पर ये इस प्रकार के पाइप जैसी ये संरचना होती है साथियों, पाइप में कुछ इस प्रकार की ये, ठीक है ना, ये जो संरचना होती है इसे ही क्या बोलते हैं, उपास्थि वलय बोलते हैं। ठीक है साथियों, उपास्थि वलय बोलते हैं। उपास्थि वलय से श्वसनिका कूपिका से होते हुए रुधिर वाहिका में जाती है तथा गैसों का विनिमय होता है। विनिमय आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन होती है साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है तो गैसों का आदान प्रदान हो जाता है। एक बार मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें साथियों। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। बहुत ही सरल तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया। फिर भी कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए मैं उसे जो आपका डाउट होगा उसका समाधान भी जल्द लाऊंगा साथियों। और आशा करता हूँ बहुत से बच्चों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय पर वीडियो मिल सके। और हमारे चैनल पर एक बार विजिट करें साथियों, आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। और साथियों हम सिखाते इस तरीके से हैं कि एग्जाम में किस तरीके से लिखना है और अच्छे नंबर कैसे लाने हैं। क्योंकि साथियों जो हमारा टॉपिक है विज्ञान के सभी टॉपिक ये क्या होते हैं साथियों, कॉपी ज़्यादा भरने के या फालतू चीज़ लिखने के नंबर नहीं मिलते हैं। विज्ञान में ओनली 4 मिलते हैं, विज्ञान नाम ही है विशेष ज्ञान, तो विशेष जो बिंदु है उन्हें लिखने के ही हमें नंबर मिलते हैं साथियों। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपका भाई आपके लिए ऐसे ही निरंतर मेहनत करता रहेगा और आपके लिए अच्छे से अच्छे टॉपिक लाता रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।